मिथुन लगन, चंद्रदेव धन स्थान, यानी अगर आपकी कुंडली मिथुन लगन की है तो दूसरे स्थान का स्वामित्व चंद्रदेव को प्राप्त है। और आज बात कर रहे हैं कि अगर चंद्रमा आपके दूसरे स्थान में विराजमान हो, यानी अपनी ही राशि पे विराजमान हो, तो किस तरह के फल मिथुन लगन वालों को प्राप्त हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो चंद्रमा के विषय में बहुत बार हमने पाठों में बताया है कि जब भी आप लग्न कुंडली को देखो तो आप अपनी चंद्र कुंडली को भी अवश्य देखो कि लग्न कुंडली आपका प्रारब्ध है। लग्न कुंडली ये डिसाइड करती है कि आप अपने जीवन में क्या लेके आए हैं और उन फलों को किस तरह से भोगना है। ये बातें चंद्र कुंडली डिसाइड करती है। कर्म के बगैर कुछ नहीं हो सकता और कर्म करने की प्रेरणा या कर्म करने की शक्ति चंद्र कुंडली के अनुसार ही प्राप्त होगी। अब मान लीजिए कि लग्न कुंडली के अनुसार आपके प्रारब्ध कुछ इस तरह के हैं कि आपको बहुत अच्छे या बहुत बुरे कैसे भी फल मिल सकते, लेकिन चंद्र कुंडली ये डिसाइड कर रही है कि आपके कर्म, आपके काम, आपके संस्कार कुछ इस तरह के हैं कि अगर खराब फल मिल रहे हैं तो उनमें कमी आ सकती है और अगर अच्छे फल मिल रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। ऐसा बहुत बार हम लोग कथाओं में, गीता भागवत में, पुराणों में, और सबसे बड़ा जो हम लोगों का ग्रंथ है गीता, जब उसको पढ़ने जाते हैं तो साफ साफ बोला गया है कि आप कौन से कुल में पैदा हुए हैं, आप कितने वीर हैं, कितने प्रारब्ध आपके अच्छे हैं, उससे ज़्यादा मायना रखता है कि आप कौन से कर्म कर रहे हैं, आपके ऊपर फिलहाल क्या कर्तव्य है और आप उसका पालन किस तरह से कर रहे हैं। और वही डिसाइड करता है कि आपको अपने जीवन में क्या मिलेगा। आज के कर्म, कल का भाग्य, और ये कल का भाग्य हम लोगों का प्रारब्ध अगले जन्म का या इसी जन्म का, दोनों चीज़ें प्रोवाइड हो सकती है कि आज आपकी कुंडली में बहुत अच्छे हो या बहुत खराब ग्रह किस तरह से भी बैठे हैं, प्लेस हैं। कोई बोल रहा है, एक बहुत ही अच्छी बात, या आजकल के ज्योतिष के विषय में जब हम लोग बातें करने जाते हैं, या बहुत ही बुरी बात, कौन इसको किस तरह से समझता है, ये अपने अपने विवेक और बुद्धि के ऊपर निर्भर है कि हम लोगों को बोला जाता है या बताया जाता है। जब कुंडली लेके किसी ज्योतिषी के पास या किसी विद्वान के पास जाते हैं तो आजकल एक चीज़ देखने को बड़ी मिल रही है कि आपका ये ग्रह एक्टिव नहीं है, इसको एक्टिव करना है। तो उसको एक्टिव करने के लिए एक विशेष उपाय आपको बताए जाते हैं और उस उपाय को आप किस तरह से करते हैं उसके अनुसार वो एक्टिव होगा नहीं होगा वो करने वाला जानता है या बताने वाला जानता है। अगर आपने पूर्ण श्रद्धा के साथ उन उपायों को किया और फिर भी अगर एक्टिव नहीं हुआ तो सबसे पहली बात तो आप कैसे जानेंगे कि एक्टिव हुआ कि नहीं हुआ। दूसरी बात, सामने से उत्तर ये सुनने को मिलता है कि आपने अच्छे से उपाय नहीं किया, तो उसका निर्णय कौन करेगा कि उपाय अच्छे से किया कि नहीं किया। हमारी क्या दृष्टि है इस मैटर में, हम क्या बोलते हैं इस मैटर में, इस विषय में हम किस तरह का अपना जो विवेक है, किस तरह से हम अपने ऊपर इसको अगर ले कि हमारी कुंडली में किसी ने बता दिया कि आपका चंद्रमा दूसरे घर में विराजमान है, बहुत अच्छा फल देगा, लेकिन आपका एक्टिव नहीं है, तो क्या ये पॉसिबल है। जल तत्व का कारक चंद्रमा है और आपके शरीर में रुधिर का कारक भी चंद्रमा है। जो ब्लड बहते रहता है उसको जल तत्व में ही गिनती होता है और सबसे तीव्र गति से आपके शरीर में अगर कोई चलता है तो वो ब्लड है। और अगर वो नहीं हो, अगर जल तत्व की कमी हो शरीर में, तो क्या आराम से आदमी जीवन जी सकता है? क्या उस हैसियत के काबिल या उस स्थिति के काबिल रह सकता है कि वो ज्योतिष से ये पूछे कि मेरा भाग्य क्या होगा? क्या इस काबिल वो रह सकता है? क्योंकि जल तत्व डिस्टर्ब होते ही या तो मंद बुद्धि हो जाएगा या पैरालाइसिस हो जाएगा या पागल हो जाएगा। आपको पता है जल तत्व डिस्टर्ब होते ही आदमी का ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो जाता है और लो होते होते उसका अवचेतन मस्तिष्क जो रहता है, चेतन मस्तिष्क तो जो हम लोग देखते हैं, अवचेतन मस्तिष्क भी निष्क्रिय हो जाता है और वो एक कोमा में पहुंच जाता है। तो क्या पॉसिबल है कि आपका चंद्रमा अगर डीएक्टिव है, एक्टिव नहीं है, और आप जीवन जी सकते हैं? और क्या ये पॉसिबल है कि हम लोग उपायों के द्वारा उसको एक्टिव कर सके? कि आप इस मैटर में किस तरह से समझते हैं, या ये क्वेश्चन और इसका आंसर हम आपके ऊपर डिसाइड करते हैं कि जब भी आप
कुंडली किसी को दिखाने जाओ, और चैनल का उद्देश्य भी सेम ही है कि आपको खुद को अपना एक विवेक, अपनी एक बुद्धि और अपना ज्ञान इस तरह का होना पड़ेगा कि कौन सा ज्योतिष आपके लिए सूटेबल है, किस तरह से फल या प्रिडिक्ट वो करवा रहा है। और हमारा उद्देश्य ये है कि आपको शायद उनकी ज़रूरत नहीं पड़े, आपका खुद का बुद्धि और ज्ञान ज्योतिष के क्षेत्र में कुछ इस तरह का बढ़ जाए कि ये जो नॉर्मल प्रिडिक्शन है, जिसको सोशल मीडिया के द्वारा या ऑनलाइन कुंडली प्रिडिक्शन के द्वारा जाना जा सकता है, वो आप खुद जान सकें। और चंद्रमा अगर दूसरे स्थान में बैठा हुआ रहता है तो आदमी का बुद्धि बड़ा तीव्र गति से चलता है, क्योंकि कर्क राशि है, जल तत्व है, और जल तत्व आपके शरीर को पूरा को डिस्टर्ब भी करता है और पूरा को मैनेज भी करता है। आदमी बहुत खूबसूरत होता है, वाणी बहुत मीठी होती है, मधुर होती है। आपने देखा होगा कि किसी किसी का चेहरा या किसी किसी की आंखें या फेस का, मुंह का जो बनावट है, बड़ा खूबसूरत होता है। कुछ वाइट लिए हुए हो सकता है, लेकिन उसका बोलने का तरीका, उसका देखने का तरीका, उसके नयन नक्श बहुत खूबसूरत मिलेंगे आपको। आदमी को जल्दी प्रभावित कर सकता है ऐसा आदमी। वाक्पटु होगा कि नहीं होगा ये दूसरे ग्रह डिसाइड करेंगे, लेकिन चंद्रमा जिसके भी दूसरे घर में कर्क राशि पे हो, वो आदमी देखने मात्र से इफेक्टिव लगता है। अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर भोजन करने की उसकी अभिलाषा रहती है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि स्वाद, ज़्यादा पेटू नहीं होता है ऐसा इंसान, लेकिन खाने पीने का शौकीन होता है। बचना क्या है, ड्रिंकिंग वगैरह से दूर रहने की प्रेरणा अगर मिलती है, और दूसरे ग्रह से अगर कुछ इस तरह का प्रेरणा मिलता है, या आपकी संगति या सोबती ऐसी रहती है, तो एक लेवल तक तो ठीक है। लेकिन लेवल से ज़्यादा कोई भी चीज़, चाहे खाना हो चाहे ड्रिंकिंग हो, अगर वो बढ़ जाता है तो वो फिर नुकसानदायक होता है। तो उससे हम बचने की सलाह देंगे। लेकिन वाणी पे कोई कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा बोलेंगे उतनी ज़्यादा वाणी आपकी क्लियर होते जाएगी। ऐसा इंसान कम बोलता है, बोलने में इतना वाक्पटु नहीं होता है। अगर वो उसको अपने अभ्यास में लाए, बोलने की मात्रा में लाए, तो धीरे धीरे वो चीज़ें उसकी खुलनी चालू हो जाती है। और ऐसा इंसान व्यापार के क्षेत्र में या कुछ इस तरह के काम या इस तरह की कुछ गतिविधियां इनके साथ होती है कि बचपन से ही इनके पास धनागम होते रहता है, और वो धन को ये अपने परिवार के लिए, अपने शौक के लिए, अपने खाने पीने के लिए, अपनी जो भी विषय भोग की जो प्रवृत्ति है, उसके ऊपर ये अपना धन व्यय करने की या उस तरह की प्रेरणा इनके अंदर रहेगी। परिवार में सबके प्यारे होंगे, सबके दुलारे होंगे, सब इनको बहुत चाहेंगे और ये भी सबको बहुत चाहेंगे। ऐसा इंसान अपने परिवार को साथ लेके प्रोग्रेस करता है। चंद्रमा दूसरे घर में बैठा हुआ इंसान, आदमी ज्ञान के क्षेत्र में या बुद्धि के क्षेत्र में भी बहुत कुछ आपकी हेल्प करता है। ऐसा इंसान ज़्यादा मेहनत नहीं करता है, क्योंकि प्रारब्ध के द्वारा कुछ इनको इस तरह का प्राप्त हुआ है कि वो बहुत जल्दी पढ़ते पढ़ते भी अपनी लाइफ को कुछ इस तरह की सेटिंग कर लेता है कि धनागम इनके पास आते रहता है। अब ये यहाँ से अष्टम स्थान को दृष्टि देंगे। शनिदेव का राशि मकर राशि है, वहाँ पे दृष्टि देंगे। शनिदेव को आपको देखना है प्लेसमेंट कैसा है और किस तरह का फल शनिदेव से आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अष्टम स्थान में दृष्टि देने से ये आपके शरीर में कुछ रोगों की मात्रा बढ़ा सकते हैं। कुछ ऐसे काम आपके साथ हो सकते हैं, जैसे आपको विषय भोग से दूरी करने की कोशिश हो, जैसे आपके अंदर कुछ उदासीनता आ जाए, जैसे आपको कुछ रोगों की इस तरह की, जैसे कफ खांसी वगैरह की है, तो वो निरंतर आपके साथ लगी रहे। बाकी ग्रह कैसा सपोर्ट कर रहे हैं, शनिदेव का प्लेसमेंट कैसा है, उसके ऊपर बहुत कुछ अष्टम स्थान का फल डिपेंड करेगा। लेकिन चंद्रदेव का जो फल है अष्टम स्थान के ऊपर, वो कुछ विशेष शुभ नहीं होता है। ये आप और हम प्रायकर अगर आप शुरू से सुनते हुए आ रहे हैं तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। कर्क राशि के अंतर्गत पुनर्वसु नक्षत्र का चतुर्थ चरण आएगा, जिसका स्वामित्व गुरुदेव को प्राप्त है। और मिथुन लगन वालों के लिए गुरुदेव का फल, अगर हम लोग बोले कि गुरुदेव की राशि दोनों केंद्रों में आती है, तो गुरुदेव को हो सकता है केंद्राधिपति दोष लगे, लेकिन गुरुदेव के नक्षत्र में अगर चंद्रदेव है तो चंद्रदेव का फल बहुत अच्छा है। आदमी ज्ञानी होगा, ज्ञान के मामले में कुछ विशेष वृत्ति होगी, कुछ इस तरह का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, जैसे ज्योतिष हो, वेद शास्त्र हो, वेदांग हो, संस्कृत की भाषा हो,
कुछ अलग टाइप का ज्ञान या कुछ आयुर्वेद का नॉलेज, इस तरह का ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता या प्राप्त करने की प्रवृत्ति ऐसे इंसानों के अंदर होती है। पुष्य नक्षत्र आएगा जिसका चारों चरण आएगा और उसका स्वामित्व शनिदेव को प्राप्त है। बहुत सोच समझ के प्रेडिक्शन करना है, बहुत अच्छे से जातक को पूरी तरह रीड करके उससे सब बात पूछ के पूरी कुंडली में ग्रह कैसे बैठे हैं वे उसके बाद में प्रयोजन करना है। पुष्य नक्षत्र में अगर चंद्रदेव विराजमान है बहुत अच्छे फल देता है, लेकिन भोगों के लिए नहीं देता है, योगों के लिए देता है। ऐसा इंसान आध्यात्मिक होता है, ऐसा इंसान एक अलग लेवल के ज्ञान को प्राप्त करता है, ऐसा इंसान तंत्र मंत्र और ज्योतिष में बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर सकता है, बहुत अच्छी तरह से उसको डेवलप कर सकता है, ध्यान साधना में जा सकता है, अपने ज्ञान के द्वारा सबको प्रभावित कर सकता है, लेकिन एक सीमा के बाद, एक अवस्था के बाद। क्योंकि बचपन में इनको जो ये प्रेरणा मिली है वो संस्कार इनके घर में या इनके परिवार में या इनकी संगति में इनके साथ है या नहीं है, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। लेकिन कैसी भी संगति हो, कैसे भी परिवार में पले बढ़े हो, ये सब चीजें इनको प्राप्त करने की प्रवृत्ति इनके दिमाग में एनी टाइम चलती रहेगी। और एक सीमा के बाद में, एक अवस्था के बाद में, जैसे ही इनको ऐसा कुछ रास्ता मिलेगा, या पुस्तकों के द्वारा हो या चैनल या सोशल मीडिया के द्वारा हो, उस ज्ञान को कुछ न कुछ ये प्राप्त करने की कोशिश जरूर करेंगे। उदासीन होता है ऐसा इंसान, मतलब न सुख में ज्यादा सुखी होता है, न दुख में ज्यादा दुखी होता है। उस चीज को जानने की कोशिश करता है कि किस लिए आए। जैसे बोला जाता है ना, ज्योतिष केवल भविष्य जानने की विधि नहीं है, ये विद्या नहीं है भविष्य जानने की, यह आपकी आध्यात्मिक उन्नति आपको किस तरह से प्राप्त हो। ग्रहों को समझने के बाद में उन तत्वों को जब आप समझते हैं और नक्षत्रों के साथ जोड़ते हैं, तब आपके अंदर एक अलग टाइप की प्रेरणा आती है जो इंसान को एक साधारण मनुष्य से एक उच्च श्रेणी का मनुष्य बनाने की क्षमता रखती है। उसके बाद में श्लेषा नक्षत्र आएगा जिसका स्वामित्व बुद्ध देव को प्राप्त है। अगर यहाँ पे चंद्रदेव विराजमान है, बुद्ध देव की पोजीशन आपको देखनी भी है, लेकिन व्यापारिक बुद्धि होता है। आदमी सामने वाले को मोहित करने का कोशिश करता है अपने फायदे के लिए, अपने व्यापार के लिए, अपने काम के लिए। ऐसा इंसान बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट हो सकता है, बहुत अच्छी गवर्नमेंट सर्विस में भी जा सकता है, या बहुत अच्छा व्यापारी भी हो सकता है। लेन देन के काम में, क्रय विक्रय के काम में, कमीशन के काम में ऐसा इंसान बहुत प्रोग्रेस कर सकता है। अपने परिवार की उन्नति में ऐसे इंसान की एडवाइस बहुत सहायक होती है। अगर कोई सच्चे मित्र इनके साथ बैठे और इनसे कोई एडवाइस ले तो उस एडवाइस के द्वारा वो खुद भी प्रोग्रेस कर सकते हैं। हर कोई इनके साथ बैठने का कोशिश करता है क्योंकि इनके अंदर तुरंत निर्णय लेने की क्षमता होती है कि ये व्यापार जो कर रहे हैं, जब भी वर्तमान में जो काम ये कर रहे हैं, इनको पहले पता चलता है कि ये काम अब ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, तो ये तुरंत उसको ट्रांसमिट कर देंगे, तुरंत दूसरे काम में घुस जाएंगे और उसमें फिर सफलता प्राप्त करेंगे। तो ऐसा जो निर्णय होता है वो बुद्ध देव की प्रेरणा की वजह से होता है। बुद्ध देव आपके लग्नाधीश है, तो चाहे कहीं भी बैठे हो आपको अच्छे फल देंगे। लेकिन बुद्ध देव की एक विशेष पोजीशन ये भी है कि बुद्ध देव को आपको हमेशा अच्छा करके रखना पड़ेगा। वही पोजीशन सेम चंद्रदेव की भी है। चंद्रदेव सब कुछ डिपेंड करता है चंद्रमा का फल आपके संस्कारों के ऊपर, आपकी दिनचर्या के ऊपर, आपके नित्य कर्मों के ऊपर। क्यों? सबसे जल्दी गोचर करने वाला ग्रह चंद्रमा है और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव अगर इंसानों के ऊपर, जीवों के ऊपर है तो चंद्रदेव है। इसीलिए चंद्र कुंडली का विशेष महत्व बताया जाता है, इसीलिए दशा महादशा का विशेष महत्व बताया जाता है। क्यों? दशा महादशा भी चंद्र कुंडली या चंद्र नक्षत्र से ही डिसाइड होती। तो बहुत कुछ है और सब पाठों में चंद्रदेव के विषय में कुछ विशेष बताते भी हैं। उसको जानने की कोशिश आपको करनी है। आपको अपने ज्ञान के लेवल को कुछ इस तरह से बढ़ाना है कि आप ग्रह के तत्वों को समझे, नक्षत्रों के तत्वों को समझे और उसके बाद में उस जिस भाव में वो बैठे उस भाव के कारकत्वों को, जब तीनों को आप सम्मिलित करेंगे और अपनी कुंडली या अपने परिवार की कुंडली पे अप्लाई करेंगे, तब आपको बहुत कुछ अच्छे तरह से समझ में आना चालू होगा। और वो धीरे धीरे वो चीज़ें जब इस चीज़ों का ज्ञान आप प्राप्त करने लगते हैं तो बहुत कुछ आपका खुद का आत्मबल या खुद की जो प्राण शक्ति है वो भी आपकी इस चीज में हेल्प करती है। जीव डायरेक्ट परमात्मा के अंश है हम लोग,
और जब उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एक अच्छी मनोस्थिति के द्वारा, लोगों का भला करने के द्वारा, एक उच्च श्रेणी प्राप्त करने के लिए जब हम उस ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो प्राण शक्ति या आत्म शक्ति भी आपकी सहायता करती है, क्योंकि ये नेचुरल विज्ञान है। ये कोई मानवों का बनाया हुआ नहीं है, ये प्रकृति प्रदत्त ज्ञान है जिसको हम लोगों के ऋषि मुनियों ने, हम लोगों के अग्रजों ने अपनी आत्मशक्ति के द्वारा, अपनी प्राण शक्ति के द्वारा इसको इस धरा पे बैठ के ब्रह्मांड को समझने की कोशिश की। और उस शास्त्रों को जब रचना की गई तब उन लोगों के दिमाग में ये नहीं था कि आदमी कल क्या होगा, परसों क्या होगा। इस विद्या के द्वारा ये जानने की कोशिश करेगा। जब इस विद्या के द्वारा आप लोग या हम ये जानने की जब कोशिश करते हैं तब उस विवेक या उस बुद्धि में वहीं पे आके ठहराव चालू हो जाता है। लेकिन इसी विद्या को जब अध्यात्म की लाइन में लेके जाते हैं, जब अपने आप को कुछ अलग श्रेणी में ले जाने की कोशिश करते हैं, तब ये विद्या फिर आपकी हेल्प करनी चालू करती है। तो आशा है मित्रों, पाठों को कुछ पूरी तरह सुनने का कोशिश कीजिए। और आप सबसे रिक्वेस्ट, मेरी प्रार्थना समझ लीजिए आप, कि हम कुंडली प्रिडिक्शन नहीं करते, क्योंकि जब चैनल का उद्देश्य ही आपको समझाना है, आपको इस विषय में ज्ञान देना है, तो हम उस ज्ञान को लेके आपको भविष्य बताने की प्रिडिक्शन या भविष्य बता के अपनी फीस लेने की प्रवृत्ति हमारी नहीं है। होई होई सोई जो राम रचि राखा। आपको इसी श्रेणी में आगे बढ़ के उस ग्रह के कारकत्व के अनुसार अपने जीवन की दिनचर्या को व्यवस्थित करना है। सब ग्रह अच्छे फल देते हैं, कोई भी ग्रह कभी भी खराब फल नहीं देता है। अगर कोई ग्रह खराब ही होता है, जैसे शनि को दुख का कारक बताया जाता है, दुख का कारक होता क्यों है? दुख का कारक इसीलिए होता है कि हम लोग सब सुखों में रहना चाहते हैं। अब सुख क्या है? सुख है आपका चंद्रदेव, आपकी मन स्थिति। साधु संतों को देखिए, दुख में सुख महसूस करते हैं तो उनके लिए सुख वहां है, और जो भोगी है वो सुखों को, भोगों में सुख महसूस करते हैं तो उसके लिए सुख वहां है। चंद्रदेव साधु संतों का भी एक्टिव है और एक भोगी आदमी का भी एक्टिव है। योगी है जो अपना आसन लगा के परम तत्व में विलीन होने के लिए अपनी एक दृष्टि को अपने त्रिनेत्र में स्थापित करके जब बैठता है, उसको सुख वहां मिलता है। तो चंद्रदेव उसका भी एक्टिव है। इसलिए किसी भी कुंडली में किसी भी ग्रह को समझने के लिए आप उस ग्रह के कारकत्वों को समझ के अपनी दिनचर्या को अगर व्यवस्थित करते हैं और हर काम को कर्तव्य समझ के जब करने की कोशिश करते हैं तो हर ग्रह अच्छा फल देते हैं। और कभी भी किसी की भी कुंडली में कोई भी ग्रह डीएक्टिव नहीं होता है। किसी एक तत्व की कमी हो जाने से कभी जीव का जन्म नहीं होता है। पूरे के पूरे पांचों तत्व मिलने पड़ेंगे तब जीव धरा पे उत्पन्न होता है। इस चीज को अच्छी तरह से समझ लीजिए और बाकी आप अपने विवेक और बुद्धि के अनुसार समझिए कि आपको इस तरह के जो कमेंट है या जो बातें आपको बताई जाती है वो आपको किस तरह से प्रभावित करती है और किस तरह से आप उसको समझने की कोशिश करते हैं। नवमांश की बात करें तो कर्क राशि में कोई भी ग्रह 3.20 डिग्री तक होने से कर्क के नवमांश में रहेगा। उसके बाद में 6.40 डिग्री तक होने से सिंह के नवमांश में रहेगा। 10 डिग्री तक होने से कन्या के नवमांश में रहेगा। 13.20 डिग्री तक तुला के नवमांश में रहेगा। 16.40 डिग्री तक वृश्चिक के और 20 डिग्री तक धनु के, 23.20 डिग्री तक मकर के नवमांश में, 26.40 डिग्री तक कुंभ के नवमांश में और 30 डिग्री तक मीन के नवमांश में रहेगा। अंश बल की बात करें तो प्रथम 6 अंश तक मृतावस्था, 12 अंश तक वृद्धावस्था, 18 अंश तक युवावस्था, 24 अंश तक कुमारावस्था और 30 अंश तक बाल्यावस्था। चंद्रदेव चतुर्थ स्थान के कारक बताए जाते हैं और चतुर्थ स्थान से ये एकादश बैठते हैं। अगर आपके दूसरे स्थान में मिथुन लगन वालों को अगर ये बैठे दूसरे स्थान में तो एक तो स्वक्षेत्री होते हैं, दूसरे अपने कारक भाव से ये एकादश बैठेंगे। तो धन, इसलिए हमने आपको बोला कि बचपन से ही ऐसा इंसान धन कमाने में कुछ विशेष प्रवृत्ति या विशेष काम ये करने लग जाते हैं। पढ़ते पढ़ते ही जैसे ऐसा कुछ काम कर लिया, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो उसके द्वारा कुछ ऐसा कर लिया। कभी कभी हम लोग सुनते हैं कि कुछ बच्चा मैट्रिक में पढ़ रहा था और कुछ इस तरह का काम किया कि उससे उसको धन की इनकम डेली बेस पे आनी चालू हो गई। तो ऐसा इंसान इस मामले में
बहुत अग्रणी होता है। पैसों के मामले में, पैसा कमाने के मामले में, मधुर वाणी के मामले में, दूसरे को प्रभावित करने के मामले में। और कर्क राशि आपकी है तो कर्क राशि का एक विशेष अलग भी महत्व होता है कि जनता का कारक, जनता को समझना, पब्लिक को प्रभावित करना, चाहे अपने चेहरे और फेस की वजह से हो, चाहे अपने कर्मों की वजह से हो, चाहे आप कुछ इस तरह के आपके ग्रह बैठे कि आप नेता बन गए, एक्टर बन गए, तो ये भी एक बड़ा योग होता है। क्यों? जनता से विशेष स्नेह मिलता है ऐसे इंसान को। तो अगर वो बाकी ग्रह साथ नहीं दे रहे हैं तो परिवार से स्नेह मिलता है, अपनों से स्नेह मिलता है, और अपनों के बीच में हरदम रहते हैं और उनके साथ ही उनकी प्रोग्रेस के साथ अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसा है, आपको पाठ समझ में आया होगा। पाठ से संबंधित कोई बात है आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन अपनी जन्मपत्री के पूरे ग्रह कि शनिदेव यहाँ बैठे हैं, मंगल देव यहाँ बैठे हैं, चंद्रदेव 9 के 9 ग्रह आपने लिख दिए और उसके बाद में आप बोलते हैं अब इसका फल बताइए, तो ये संभव नहीं है। ये चैनल आपको फलादेश बताने के लिए नहीं है। ये चैनल आप खुद अपना फलादेश जान सके और अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित कर सके, उसके लिए है। हम आपको समझाने की ज्योतिष क्या है उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, न कि हम कोई अर्निंग के लिए ये चैनल खोला है। आपको फिर फीस के बारे में बोलेंगे, उसके बारे में बोलेंगे, या आपको व्हाट्सएप पे आने के लिए बोलेंगे, वैसा कुछ हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। हम केवल इतना चाहते हैं कि आप ज्ञानी बने, अपने आप को अपने कर्मों के अधीन नहीं करके खुद उन कर्मों को करने की कोशिश कीजिए जिसकी वजह से हम लोगों को सनातन धर्म में साधु संतों की वाणी के द्वारा, अपने ऋषि मुनियों के वाक्यों के द्वारा कि सबका भला हो, सब आनंद में रहे, सब सुखी रहे, सब स्वस्थ रहे, विश्व का कल्याण हो, उसी धारणा के साथ जब हम लोग अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करते हैं तो ये ग्रह भी हर जगह हम लोगों की हेल्प करते हैं। तो अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।